के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में प्राइजेक्शन को देखेंगे और प्लान करेंगे कि क्या हमारे ट्रेड प्लान होने चाहिए पूरे हफ्ते के लिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा, किन किन ड्यूरेशन के प्राइजेक्शन को हमको ध्यान में रखना होगा और लेवल्स की मार्किंग किस हिसाब से हमको करनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा आज के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया आज के लिए, वो क्या था कि प्राइस में रिसेंटली एक पॉजिटिविटी है और प्राइस रिपीटेशन कर रहा है एक ही प्राइस एक्शन सेटअप का कि प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई के पास रिकवरी करके क्लोज कर रहा है। तो जब भी प्राइस अपने तीन पिछले ट्रेडिंग सेशन का ऐसा एग्जाम्पल उठाया कि हिस्टोरिकल डेटा में हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ने अपने प्रीवियस डे हाई के पास रिकवरी करके इस तरीके से क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट डे प्राइस ने गैप अप किया है और रिकवरी प्रीवियस डे हाई के पास अगर लो वॉलेटिलिटी से रिकवरी आई है कि प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होकर प्रीवियस डे हाई के पास नहीं पहुंचा, तो ऐसे सेशंस में प्राइस ने गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट भी बहुत कम किए हैं। तो कल के सेशन में सबसे कम वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो कल हम लोगों ने सेशन के एंड में ट्रेड प्लान डिस्कस भी किया था कि प्राइस अगर गैप अप करे और गैप अप के बाद पुल बैक आए और प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग और स्विंग लो सेफ रहे और उसके पहले पहले डे हाई ब्रेक होने लगे या कोई एक पैरेलल रेंज बने वो हाई ब्रेक होने लगे, तो हायर साइड मोमेंटम के लिए आपको देखना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आप बोलिए कि 1.5-2% मार्केट चल के जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया विक्स आप देख सकते हैं 10 के करीब आ गया है। देखिए, अब वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट में ज़रूरी है कि आईवी का बड़ा होना। अगर आप गौर करें तो अब हमको निफ्टी 50 के 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेरिवेटिव का छोटा सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने बचे हैं निफ्टी 50 के, मंडे और ट्यूसडे एक्सपायरी यानी कि 16 सितंबर की एक्सपायरी के लिए। अब यहीं पे आप गौर कीजिए, 25,107 की हमारी क्लोजिंग है और ऑप्शन चेन में जाके बस आप इतना देखिए कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम वैल्यूएशन कितना है। 25,000 की इंडेक्स में 250 पॉइंट का मोमेंटम 1% होता है और 25,100 तो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 25,350 में मात्र 11 रुपए का प्रीमियम है। 1% मोमेंटम के अब मात्र 11 रुपए के कॉल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक। तो कितना लो प्रीमियम पे ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं। सेलर्स ऐसे प्रीमियम्स को तब तक बेचेंगे जब तक कि विक्स राइजिंग नहीं होगा, और जैसे ही विक्स राइज करने लगा तो सेलर्स यहां से एग्जिट लेंगे और उस एग्जिट के टाइम पे आईवी बढ़ेगा और आईवी ही अगले मोमेंटम को बूस्ट करेगा। अब जो मैंने बात ये टेक्निकलिटी में बोली ना, इसको प्राइजेक्शन में सरलता से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग अपनी एनालिसिस सीरीज इससे पहले कर रहे थे, लास्ट वीक और उसके लास्ट वीक, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पहुंच चुके थे इस रेंज के पास। अगर आपको ध्यान हो, इतने ही प्राइजेक्शन का अभी तक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इतने ही प्राइजेक्शन का हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि प्राइस ने कॉन्जिक्यूटिव 6 हफ्ते डिप लिया, इंगल्फ किया लास्ट वीक की कैंडल को और गैप अप किया। और जहां ये इंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है तो डेली और वैसे टाइम फ्रेम पर आवरली टू आवरली पर यहाँ पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी दिखता है। अच्छा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन, अब ये वीकेंड का टाइम है, कल सैटरडे और फिर संडे, तो अगर आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन के डेडिकेटेड सेशंस चाहते हैं कि मैं करूं कल और संडे के दिन, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे पॉजिटिव कंसोलिडेशन का रिक्वेस्ट करेंगे, मैं 2 या 3 सेशन में प्लान करूंगा कि पूरी सीरीज को खत्म कर दिया जाए, कि पूरे पॉजिटिव कंसोलिडेशन को मैं कवर कर लूं। अगर हो सके तो नेगेटिव कंसोलिडेशन को इसी के साथ कवर कर लूं या नेक्स्ट वीक कर लूंगा, ठीक है। तो दोबारा लौटते हैं। तो 6 हफ्ते लगातार रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने क्या किया, इंगल्फ किया लास्ट वीक के प्राइस को और फिर गैप अप किया। यहाँ एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल से पुल बैक के बाद ये हाई ब्रेक हुए थे, तो ये एक अच्छा खासा ब्लॉक ऑर्डर रेंज था। अपर विक का रेंज एक अच्छा खासा ब्लॉक ऑर्डर रेंज होता है, इसीलिए प्राइस को देखिए ये हाई ब्रेक हो गया 24,977, फिर भी मार्केट को 2 दिन लगा 114 पहुंचने में। क्यों? स्मूथ मोमेंटम तब तक नहीं मिलेगा जब तक 24,150 और 240 दोनों ब्रेक नहीं हो जाते, और ब्रेक होने के बाद फिर ये प्राइस 600 को बहुत तेजी से कवर करेगा। तो 25,250 ब्रेक होने के बाद 650 तक का तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके पहले आप बोलिए कि 25,150 और 200 तक मोमेंटम स्ट्रांग होगा, तो प्राइस धीरे 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 करके ही मोमेंटम करेगा।
ठीक है। तो अपर विक का प्राइस सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अगर अपर विक के हाई ब्रेक हो गए हैं तो वो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ये अपर विक का प्राइस था, ये लो ब्रेक हुए तो प्राइस ने 24,400 से कहाँ तक 21,700 किलो लगा दिए। जब प्राइस रिकवरी करके आया तो ये हाई ब्रेक हो गए। अब हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस ने देखिए डिप लिया तो यही सबसे बड़ा सपोर्ट निकल कर आया। ठीक है। अब ये हाई ब्रेक हुए, पुल बैक के बाद ये हाई ब्रेक हुए तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज बना। दोबारा मार्क करता हूँ जैसे चार्ट आपको आसानी से क्लियर दिखे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, है ना। प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, पुल बैक किया, दोबारा लौट के आया। तो जब हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, अगर आप लोगों को एनालिसिस सीरीज याद हो उस टाइम का, तो हम लोगों ने एक ही पॉइंट पे जोर दिया था कि अवेयरनेस, कि भले ही मार्केट कितनी तेजी से भी बहुत डाउनवर्ड्स मोमेंटम या बहुत स्ट्रांग था, इस पूरे हफ्ते प्राइस डिप लेते हुए यहाँ तक आए थे हम लोग, है ना, कि 24,940 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। क्लोजिंग हमको 24,400 मिली थी। पूरे हफ्ते में 500 पॉइंट नेगेटिव प्राइस ने क्लोज किया था वीक टू वीक बेसिस, क्लोज टू क्लोज वीकली बेसिस पे। तो वहीं से हम लोगों ने एक अवेयरनेस रखी थी कि अभी हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन की सपोर्ट रेंज के पास है। तो हमको एक बात को ध्यान रखना चाहिए, कितनी भी नेगेटिव क्लोजिंग क्यों ना मिली हो, जब तक इसका प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे प्राइस ने वहीं से रिकवरी की शुरुआत की। 1 सितंबर के दिन ओपन इक्वल टू लो की कैंडल बनी थी, अगर आपको याद हो। देखिए टाइम फ्रेम अगर आप नहीं याद रखेंगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन इक्वल टू लो की कैंडल आपको दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए, ओपन इक्वल टू लो की कैंडल है। ओपन इक्वल टू लो की कैंडल में अपर विक नहीं, सॉरी लोअर विक कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। ओ और एल ये देख पा रहे हैं, ओपन और लो। मैं कैंडल पे कर्सर ले जा रहा हूं, आप देखिए 24,432.70 पैसे, 24,432.70 पैसे। ठीक है। तो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल 1 सितंबर को ओपन हुई और प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके प्रीवियस पूरे मंथ को अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। पिछली पूरी मंथली कैंडल को हम इंगल्फ करके उसके हाई के पास खड़े हैं लगभग। ठीक है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है अभी तक कि हम कहां पहुंच गए प्रीवियस मंथ हाई तक। एक बात बताइए, यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं, प्रीवियस मंथ हाई जो है वो हमारे लिए सपोर्ट रेंज है कि रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस रेंज है ना। तो अगर आप किसी रेजिस्टेंस के पास क्लोज करके आए हैं और मोमेंटम के साथ क्लोज करके आए हैं, कोई वहां डिप नहीं आया। डिप आने से मेरा सीधा सा मतलब है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रीच नहीं किया अभी तक। अब गौर कीजिए यहाँ पर इस प्राइस पे एक हाई लगाया, स्विंग लो, 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 एक हाई लगाया। तो हायर हाइस के 3 से 5 पैटर्न हम बना चुके हैं, 1 2 3 4, अब ये 5वां बनेगा जो भी स्विंग लो लगेगा। ठीक है। और हायर हाइस के ट्रेंड कितने होते हैं? 3 to 5 होते हैं। देखिए जब प्राइस में बोलते हैं कि रिवर्सल अगर आप सही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और प्राइस में अवेयरनेस अगर आपकी सही जगह है, तो ऐसा ही टाइम होता है कि जब आप अपनी कैपिटल को बचा ले जाते हैं। ठीक है। नहीं तो इस डाउनफॉल के देखते हुए जो इस मोमेंटम को ड्राइव करना चाहेगा ना, उसको तो बहुत बड़े घाटे होते हैं। सर मैं आपको बताऊं, 1 सितंबर के पहले जो सेशन था ट्रेडिंग वाला, वो फ्राइडे का सेशन था। फ्राइडे के दिन कभी भी मार्केट अगर गिरते हुए क्लोज करे, कि लगातार गिर रहा है और 2 बजे के बाद भी अगर गिर रहा है और वो 3:15 तक अगर वो मोमेंटम कैरी ऑन हो रहा है, तो समझिए अगले सेशन प्राइस सबसे पहले सारी ट्रैपिंग करेगा जो अगले पिछले दिन वो पुट बाइंग करा के गया। वो आप मार्केट के भाव में बाई कर रहे हैं ऑप्शंस को, आज शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, है ना। आप कर नहीं रहे, कराया जा रहा है आपसे जबरदस्ती। इस सेशन की मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं दिखाऊं दोबारा, प्रॉपर प्राइस को देखा कीजिए, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, आराम से प्राइस को समझिए। ये फ्राइडे का सेशन है। देखिए जब मैं कर्सर ले जाता हूं, यहाँ डेट और डे दोनों लिख कर आता है। तो 29 अगस्त का दिन था, फ्राइडे का दिन था। ठीक है। यहां देखिए 2 बजे का 2:15 का ये कैंडल है। 2:15 का कैंडल क्लोज कब होगा? 3:15 पे। 3:15 की क्लोजिंग कहां मार्केट ने दी? 2:15 पे था 510 और क्लोज कहां किया? 400। 100 पॉइंट गिरा ये, और 100 पॉइंट के मोमेंटम में कहां हम क्लोज किए? प्रीवियस वीकली सपोर्ट रेंज के पास। अभी वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया। ठीक है। वीकली सपोर्ट रेंज के पास हमारी क्लोजिंग मिली थी। तो प्राइस क्या कर रहा है कि आपको जबरदस्ती शॉर्ट करा के जा रहा है। आप नहीं करना चाह रहे, लो मोमेंटम के बहाव में आप शॉर्ट करके चले जाएंगे, ओवरनाइट रिस्क ले लेंगे। अगले दिन प्राइस ओपन हुआ, पहले 5 मिनट की कैंडल ही इस पूरी आखिरी घंटे की सप्लाई को पहले 5 मिनट में इंगल्फ किया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है। तो कभी भी मोमेंटम के साथ मत जाया कीजिए। हाँ ये चीज अलग है कि जब तक कि लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसे गिरता हुआ प्राइस है तो हम शॉर्ट करके तो नहीं जाएंगे फ्राइडे ओवरनाइट। ठीक है। लेकिन अगर प्राइस जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लॉन्ग भी नहीं करेंगे।
अभी जैसे प्राइस है 24,114 के पास हम क्लोज किए, 25,114, तो 25,250 तक हमारा सप्लाई रेंज है। तो अभी आप बोलिए कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही लॉन्ग कीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन हम शॉर्ट भी तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस प्रीवियस डे लो 25,000 और इस रेंज के अंदर ना आने लगे तब तक, अगर पोजिशनल बेसिस पे बात की जाए। अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग शॉर्ट करते हैं तो, है ना, ये बहुत छोटे से पॉइंट है, यही अवेयरनेस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की हमारी क्लोजिंग तो हमको स्ट्रांग मिलती है कि प्राइस अपने प्रीवियस मंथ के हाई के पास क्लोज किया और ये एक स्ट्रांग रिकवरी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने एक डब्लू फॉर्मेशन बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसी के बिहाफ पे अगर आप अपने ट्रेड प्लान करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हम उसी के बिहाफ पे ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले अपनी सप्लाई रेंज को मार्क करते हैं। ये हमारा सेलिंग रेंज है 24,150 से लेके 25,250 तक, 100 पॉइंट का ये सप्लाई रेंज है जो लास्ट स्विंग हाई है। अच्छा, अगर 250 के ऊपर की हमको क्लोजिंग मिलने लगी और उस क्लोजिंग के अब वैलिडेशन हो गया कि 25, जैसे मंडे को मार्केट अगर 25,250 के वो क्लोज किया और ट्यूसडे या वेडनेसडे को वो हाई भी ब्रेक हो गया जो मंडे को लगे, तो ये ब्रेकआउट वैलिडेशन के बाद 25,600 ब्रेक होगा कि नहीं होगा? कंफर्मेशन के साथ होगा, लिख के रख लीजिए, कंफर्मेशन के साथ होगा। अगर 25,250 के वो वैलिडेशन हो गया तो ठीक है। अब डब्लू फॉर्मेशन जब भी बनता है तो दो तरीके के मोमेंटम होते हैं। डब्लू के हम वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग किया है इस रेजिस्टेंस के पास। पहली चीज हमको क्या ध्यान रखनी चाहिए? अवेयरनेस। किस ब्याफ पे? कि हमारा इंडिया विक्स 10 के आसपास है, तो मोमेंटम हम हायर तभी कर सकते हैं जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज करे। अब वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी जब मार्केट में फियर आएगा, या बायर्स का ट्रैप हो या सेलर्स का ट्रैप हो। कैसे होगा सर? तो दो मोमेंटम है, दो मोमेंटम होते हैं डब्लू फॉर्मेशन पे। ये डब्लू फॉर्मेशन है, प्राइस ने हाई ब्रेक करने आया ये यहाँ पे, तो अब प्राइस क्या करेगा? या तो पुल बैक करे फिर हाई ब्रेक करे। और पुल बैक में दो चीजें कॉमन होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव दो स्विंग लो नहीं ब्रेक होने चाहिए तो पुल बैक है, तब तक उसको हम प्राइस को रिट्रेसमेंट मानते हैं। ठीक है। दूसरा चीज ये कि प्राइस यहाँ पे बायर्स ट्रैप बनाए फिर मोमेंटम करे, यानी कि जो लोग इस मोमेंटम को राइड करना चाहते हैं। अब ये डब्लू फॉर्मेशन बना हुआ है, इतना विजुअल है डेली टाइम फ्रेम पे, सिर्फ आप और हम नहीं देख रहे हैं, पूरा रिटेलर कम्युनिटी देख रहा है, इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो ये इतना विजुअल है कि इसमें जब तक ट्रैपिंग होगी नहीं तब तक मोमेंटम आ ही नहीं सकता है। तो ट्रैपिंग दो ही तरीके से हो सकती है कि रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो, उसके बाद हाई ब्रेक हो, फिर ब्रेकआउट वैलिडेशन हो। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका ये क्या है कि प्राइस गैप अप करे और गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट करे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि डब्लू फॉर्मेशन की ये वाली वेव भी इसी तरीके के ब्रेकआउट फेलियर के बाद मोमेंटम में गई। क्या मैंने बोला? कि प्राइस इस डब्लू, जैसे ये डब्लू फॉर्मेशन है, अब प्राइस ये हाई ब्रेक करे। ठीक है, समझिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो और कोई भी डाउट ना रह जाए कि ये डब्लू फॉर्मेशन है मेरा भाई, ये डब्लू फॉर्मेशन है। अब प्राइस को बायर्स को ट्रैप करना है, तो उसका क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन होगा? सबसे पहले बायर्स को बाई कराए। तो बायर्स को बाई कराने का पहला तरीका क्या है, जो आज आपने देखा कि प्राइस क्लोज होते होते लास्ट स्विंग हाई 10 मिनट तक के ब्रेक नहीं किए। आप देखिए ना, प्राइस को क्लोज होते होते भी 10 मिनट तक के लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किए, 10 मिनट के भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किए। डे हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया, जिन लोगों ने यहाँ खरीदारी की, प्राइस रिट्रेसमेंट करता रहा, पुल बैक नहीं लिया, स्टॉप लॉस नहीं हंट किया, सबको मोमेंटम राइट कराया है। ठीक है। अब प्राइस अगले सेशन में गैप अप करे तो क्या होगा कि जिन लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया, इस मोमेंटम को मिस कर दिया, उनको लगेगा अब तो ब्रेकआउट ही हो गया, अब एंटर कीजिए। अगर दोबारा गैप अप हो या ओपन होते ही प्राइस ब्रेकआउट कर दे, 24, 25, 150, 200 ब्रेक होने लगे, तो जब तक 250 के अबव की क्लोजिंग नहीं तब तक तो रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस है। 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस रेंज है। देखिए, रेजिस्टेंस कोई सर्टन प्राइस नहीं होता है, एक दायरा होता है, एक रेंज होती है। ठीक है। तो सेलर्स का कोई सर्टन सेलिंग प्राइस नहीं है, एक रेंज है कि वो 100 पॉइंट की रेंज में सप्लाई दे रहे थे पिछली बार जब प्राइस गिरा। तो अब यही 100 पॉइंट की पूरी रेंज ब्रेक होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25, 150 के अंदर प्राइस आ गया तो लॉन्ग करने लगेंगे, वो तो और पैनिक एरिया है। तो प्राइस अगर गैप अप करे और गैप अप करने के बाद पहली कैंडल एक ग्रीन बॉडी साइज बना दे या हैमर बना दे या उसके हाई ब्रेक करने को दिखा दे, तो रिटेलर पार्टिसिपेशन वहां पे आएगा। रिटेलर पार्टिसिपेशन का मतलब है छोटे ट्रेडर्स जो इंट्राडे बेसिस पे प्राइस के मोमेंटम को भुनाना चाहते हैं, वो उसको कैरी करना चाहेंगे, उस मोमेंटम को अपने फेवर में ट्रेड करना चाहेंगे, और वहीं पे मार्केट ट्रैप करके दोबारा से स्विंग लो तक मार्केट को लेके आए, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक कहीं तक का भी ट्रैप कर सकता है, जो भी स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा रखे जाएंगे बायर्स के द्वारा या लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स के द्वारा।
ये क्या होगा? बायर्स ट्रैप। अच्छा, बायर्स ट्रैप तभी बनता है, दो तरीके से मार्केट में बायर्स ट्रैप बनता है। पहला तो डाउन ट्रेंड के टाइम पे बनता है कि बायर्स को स्विंग हाई के अबव बाई दिखाइए, फिर ट्रैप करके एक नया लो लगाइए। दूसरा तब बनता है जब कोई एक अच्छा 52 वीक हाई, यानी कि एक महीने, एक साल का हाई ब्रेक हो रहा हो, ऑल टाइम हाई एटीएच ब्रेक हो रहा हो, या डबल रेजिस्टेंस, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हो, उस टाइप पे और बायर ट्रैप बनता है उसी टाइम पे। जैसे ये डबल टॉप है, डब्ल्यू फॉर्मेशन जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ये डबल टॉप है कि प्राइस यहां से गिरावट करके आया, पहली बार टच किया, दोबारा फिर हम वहीं टच करने गए। तो क्या डबल टॉप का ये बायर्स ट्रैप, क्या कि पहले खरीदारी कराइए, खरीदारों को बाइंग दिखाइए, और जब वो बाइंग कर लें तो उनका एसएल हंटिंग कीजिए। जब दोबारा प्राइस उसी रेंज में आप ले जाएंगे तो वो खरीदारी करने लायक रह जाएंगे? नहीं, वो बोलेंगे यही तो अभी लॉन्ग करके तो एसएल देके आए, आप बोल रहे हैं दोबारा खरीदिए, तो नहीं खरीदेंगे। इसी को हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ट्रिपल टी, ट्रेड द ट्रैप। कि अगर एक बार प्राइस गैप अप करे और लास्ट स्विंग लो, जैसे 24,900 24,800 सेफ हो जाए, और प्राइस 24,900 तक गिर के आए, 950 तक या 25,000 तक गिर के आए, और दोबारा जो डे हाई लगे हों वो ब्रेक हो जाए, तो ये क्या है? जिन लोगों ने यहाँ गैप अप के बाद पोजीशन बनाया उनका एसएल हंटिंग हुआ। अब प्राइस दोबारा मोमेंटम के लिए जा रहा है, तो रिटेलर्स अब पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं, तो अब मोमेंटम बहुत स्मूथ होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, 250 के बाद 25,600 तक की रैली तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में आ सकती है, लेकिन आप बोलिए कि 25,250 तक प्राइस बहुत स्ट्रांग मोमेंटम करके जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए अगर ब्रेकआउट होगा तो देखिए इंडेक्स जो जैसे कि निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुए, ये ऐसे इंडेक्स है, ये इंडिविजुअल मोमेंटम नहीं कर सकते, इनको सपोर्ट चाहिए किसी दूसरे सेक्टर का। अब निफ्टी 50 में अभी रिसेंटली अगर कोई सबसे ज्यादा इस हफ्ते अगर इस मोमेंटम को कैरी करने वाला कोई सेक्टर था तो कौन सा था? इसी सेम प्राइजेशन के रिपीटेशन पे आईटी सेक्टर। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही हो और अगर वो सेक्टर कहीं बॉटम के पास ट्रेड करता हुआ पाया जाए तो वहां लॉन्ग करने से कभी भी संकोच नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जहां पे सब आईटी सेक्टर को लेके सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है रिसेंट टाइम पर। और अगर आप आईटी सेक्टर में देखें, अभी इन्फी ने अभी रिसेंटली जो बाईबैक दिया है 1800 के प्राइस पे आएगा, और 10 करोड़ शेयर का बाईबैक है। ये 10 करोड़ शेयर का जो बाईबैक है, लगभग लगभग पिछले बार का जो इनका इक्विटी था 6 करोड़ शेयर का बाईबैक था, वहां पे इनकी कैपिटल का 2 गुना, 2x इस बार वो अपना कैपिटल का कैश फ्लो का दे रहा है। और देखिए अब ये लगातार जो इन्फोसिस का मैनेजमेंट है उसका अगर आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो अपने कैश फ्लो का 85% तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या बाईबैक के रूप में वापस करेंगे अगले 2 साल के अंदर। 85% अपने कैश फ्लो का बता रहे हैं रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर में डिविडेंड परसेंटेज भी बढ़ने वाला है, डिविडेंड यील्ड भी हाई होने वाला है, और बाईबैक के शेयर्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम ज्यादा है। देखिए जब इन्फोसिस ने आपको डिविडेंड दिया ना, तो आप समझिए कि टीसीएस में भी बहुत जल्दी आएगा। ये पिछले 4-5 साल में चौथा या पांचवा बाईबैक है, जहां तक मुझे याद है, चौथा या पांचवा टीसीएस देगा, और विप्रो बहुत जल्दी देगा, क्योंकि विप्रो का पिछले 1 साल से कोई बाईबैक आया नहीं है ना, और विप्रो भी उसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। आप अगर आईटी सेक्टर का चार्ट देखेंगे उठा के, तो वहां भी आपको ये चीज बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ दिखेगी। 2014 से लेके 17 तक हम एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज मार्केट में थे, टाइम वाइज करेक्शन में। अभी रिसेंटली 2021 से लेके अभी तक टाइम वाइज करेक्शन में हम लोग लगातार ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉजिटिविटी है ना आईटी सेक्टर की, आप आईटी सेक्टर का एक बार चार्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आईटी सेक्टर का पहला टारगेट ही उसका स्विंग हाई है वीकली टाइम फ्रेम का। उसके बाद जो होगा होगा, देखिए शॉर्टर पीरियड को आप क्यों भूल जाते हैं? प्राइस कम से कम यहां तक की रैली देगा ही देगा, उसके बाद फिर जो देखा जाएगा। 37,000 की ये रैली तो आपको मिली 37,000 37,500 तक, ये मोमेंटम तो कहीं गया ही नहीं। ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, जब इसको प्राइस टच करेगा तब समझ आएगा कि दोबारा डाउनफॉल होगा या लो ब्रेक होंगे, वो कंफर्मेशन वहां से आएगा। वीकली टाइम फ्रेम आप देखिए, वो भी आपको यही दिखा रहा है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आईटी का, देखिए एक बार ये वीकली टाइम फ्रेम देखिए। ये एक स्ट्रॉन्ग डिप था 46,000 से हम कहां तक आए 31,000, जो कि लास्ट सपोर्ट एरिया था। इस हाई के अबव ये देखिए ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अब पुल बैक के बाद प्राइस ने यहां पे फिर पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया वीकली पे। अब ये इंगल्फ कैंडल है, पहला टारगेट ही हमारा ये 38,000 37,500 मिनिमम है। तो ये रैली के टाइम पे चलेगा कौन? इन्फी अभी 1510 या 1520 के पास ट्रेड कर रहा होगा। अब देखिएगा जाके प्राइस 1800 का तो बाई बैक है सर, 300 पॉइंट की रैली तो सामने दिखती है आपको। और ये रैली आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा निफ्टी 50 के इंडेक्स में वेटेज है।
तो ये रैली अगर 1-1.5 पॉइंट की आएगी तो ये किसको ड्राइव करेगी? निफ्टी 50 को ही तो ड्राइव करेगी। और निफ्टी 50 के इस मोमेंटम में, आईटी के इस मोमेंटम में निफ्टी 50 कहां तक चल के जाएगा? मिनिमम 25,500 तक चल के जाएगा। लेकिन उस 25,500 की रैली को हमको इंट्राडे के बिहाफ पे ट्रेड करना है। तो हमारे जो ट्रेड प्लान है वो इंट्राडे के बिहाफ पे है। अब इस चीज को गौर कर रहे हैं कि 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या प्लान कर रहे हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे देखा डेली टाइम फ्रेम पे देखा डब्ल्यू फॉर्मेशन, सॉरी दोबारा लगाता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा डब्ल्यू फॉर्मेशन बना हुआ है। अब उस डब्ल्यू फॉर्मेशन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये बना हुआ है। तो हमने देखा कि गैप अप के बाद ट्रैपिंग, फिर हाई ब्रेक, या फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करे, ये 24,770 ब्रेक करने से पहले पहले हाई ब्रेक कर दे तो मोमेंटम, ठीक है। तो एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर मोमेंटम आएगा तो 24,600 तक की रैली बहुत अच्छे से हम कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि पुल बैक के टाइम पे विक्स राइज करेगा 4-5-6%, 11 के आसपास विक्स पहुंचेगा तो मोमेंटम का पीरियड मिलेगा, टाइम मिलेगा मार्केट को। और यहीं पे अगर आप गौर करें, एक चीज को आप भूल जाते हैं, जब भी इंट्राडे के बिहाफ पे कोई 1-1, 1.5, 2% मार्केट में मोमेंटम आता है, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर वो कॉन्सिक्यूटिव बेसिस पे आ रहा है, उसकी रिकवरी होगी ही होगी। लेकिन जब भी गैप अप के टाइम पर अगर कोई मोमेंटम चल रहा है या आधा % इंट्राडे में गेन करके प्राइस बढ़ रहा है, तो वो बहुत सस्टेनेबल प्राइस एक्शन होता है, उसकी रिकवरी नहीं होती। जैसे यहां से यहां तक का मोमेंटम आप देखिए, 24,460 से लेके 24,660, 25,660 तक 1000 पॉइंट की रैली है। 1-1, 1.5% की कैंडल्स है ये डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहां से यहां तक की आप रैली देखिए, ये आप कैंडल्स देखिए, 1-1% की कैंडल है ये डेली टाइम फ्रेम पे, 1% से ज्यादा की। यहां से यहां तक की रैली देखिए, ये 1-1, 1.5% की कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस यहां तक चल के गया, पूरी रिकवरी हुई, यहां तक गिर के आया, पूरी रिकवरी हुई। अभी इस हफ्ते के प्राइजेशन को अगर आप नजर में रखें तो ये है हमारे सामने ये वीकली सेशन, देखिए आप गौर से इसको, एक डेली टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे गैप अप करते हुए छोटा छोटा मोमेंटम के साथ प्राइस चला है ना। और इस टाइम पे आप देखिए कि हम लोगों ने पूरे हफ्ते में गेन कितना किया, 24,700 से 25,100 पहुंच गए। 400 पॉइंट की रैली हम लोग कर गए और पता भी नहीं चला। 400 पॉइंट हम लोग पॉजिटिव पहुंच गए इस हफ्ते और पता भी नहीं लगा। इंट्राडे में किसी को कुछ नहीं मिला। जो फ्यूचर को पोजीशन लॉन्ग कर रहा होगा, जो पी साइड से शॉर्ट सेल करके लॉन्ग की पोजीशंस लिए होगा, उन्हीं को सिर्फ इसका बेनिफिट मिला है। इंट्राडे में कोई ट्रेड करने गया है, उसको क्या मिला है बताइए? इंट्राडे में आपको मिला है सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम का डिक्लाइन। इस मोमेंटम में आप क्या कमाइएगा? इस मोमेंटम में आप ऑप्शन बाइंग करके क्या कमाइएगा? इस मोमेंटम में आप ऑप्शन बाइंग करके क्या कमाइएगा? तो ऑप्शन बायर्स ने तो सिर्फ लॉसेस किए हैं और गेन किसने किया है? जो पोजिशनल बैठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पोजिशनल बायर्स अपनी पोजीशन को या तो एवरेज करते हैं या बड़ी रैली के लिए होल्ड करते हैं, बड़ी रैली के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से, जितने मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब लेवल्स की मार्किंग हम लोग संडे के सेशन में करेंगे कि किस लेवल के बाद क्या प्राइस एक्शन पे हमको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना चाहिए। उन सारी चीजों को हम लोग संडे के सेशन में, इवनिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।